हेलो एस्पिरेंट्स। मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल में। अभी जो हम बैच चला रखा है हमने एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी की सीरीज में आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर ये 3 है। 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। इन 2 चैप्टर में से इन 2 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो 2 वीडियोस में 2 क्लासेस में हुआ है। पहली क्लासेस तकरीबन 37 मिनट की है, दूसरी 1 घंटे 37 मिनट की है क्लासेस। सेकंड चैप्टर जो हुआ है ये हमारा एक क्लास में हुआ है और 1 घंटे की क्लास है। आज हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, एंड सेकंड चैप्टर जो है वो हो चुका है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों चैप्टर्स आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सभी कनेक्टिविटी एक साथ बनी रहे। जैसे सिलेबस आपको याद है, मुझे याद है, वैसे याद रहे तो बहुत अच्छा रहता है। और सिलेबस भी आप हमारे यूपीएससी के चैनल, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज का चैप्टर डियर, ये फर्स्ट चैप्टर प्रस्तावना और इसकी विशेषताएं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 भाग हैं, उन 22 भाग तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, मगर उन 22 भाग से पहले जो फर्स्ट पे जो भाग नहीं है, संविधान ने इसको पार्ट नहीं दिया, मगर ये संविधान का बेस कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये संविधान का हृदय कहा जाता है, प्रस्तावना। तो आज हम इस प्रस्तावना को देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एग्जाम, अकॉर्डिंग टू स्टेट पीसीएस एग्जाम, जो इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड है, हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट, प्रस्तावना। प्रस्तावना की जो भूमिका है, इसके कब आई, किसने रखी, नेहरू जी ने कब रखी, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूमिका अर्थात परिचय होता है, जो नेहरू जी ने दिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्य से है, उसके लक्ष्यों से है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। लक्ष्य क्या है? भारत के अंदर भ्रातृत्व, एकता, अखंडता रखना। आदर्शों, आदर्शों का मतलब क्या है? आदर्शों का मतलब है लोकतंत्र होंगे, गणतंत्र होंगे। आधारभूत सिद्धांतों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता ही स्रोत होगी देश के शासन का। आधारभूत सिद्धांतों में से है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से उस उद्देश्य प्रस्ताव कैसे संबंधित है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। नेहरू जी ने पास किया, नेहरू जी ने इसको रखा था इसमें दिसंबर में, और इसको जनवरी में पास कर दिया था संविधान सभा ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव भाषण के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। स्टेट पीसीएस एमपी, ये क्वेश्चन आया था, प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था, और विद्यार्थी निशान लगाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव टीयर उन्होंने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप BN राव ने किया था। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी थी, है और रहेगी। अब ये इसको वही समझे जो विद्यार्थी सीरियस है। जो विद्यार्थी बस सिलेबस को खत्म करने में लगा है ना, वो खुद ही खत्म है, ध्यान रखना। सिलेबस की क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण रखती है। कि आपने अगर 10 चैप्टर की जगह आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं ना, अगर आपने 3 चैप्टर मजबूती से पढ़े हैं और 3 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन अगर आ गया और आपने सॉल्व कर लिया, आप विजेता हैं। 10 चैप्टर आपने पढ़ लिए, 10 चैप्टर में से मान लो एक एक क्वेश्चन भी आ गया और उसमें से आपने कोई भी क्वेश्चन परिपूर्ण रूप से लिखा नहीं, जो डिमांड थी क्वेश्चन की वो लिखी नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी थी, है और रहेगी। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया था। इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के अंतिम चरण में इसे पारित किया था। प्रस्तावना सबसे पहले संविधान सभा में रखी गई, मगर यह सबसे अंतिम में पास की गई। यूपीएससी 2022, पीपीसीएस 2023, सेम क्वेश्चन आया था, ताकि यह संविधान के विभिन्न प्रारूपों के अनुरूप हो। ये लाइन पूछी नहीं है, ये लाइन भी हो सकती है यूपीएससी कभी पूछ ले कि संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्तावना रखी गई मगर संविधान सभा ने सबसे अंतिम चरण में इसको पास किया, क्यों, क्या कारण है? राजनीतिक द्वेष है या नेहरू जी और BR अम्बेडकर के बीच के आपसी मनमुटाव है, क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको देखना। कारण बस क्या है कि वो संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष,
अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। अभी तक संविधान में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी कब हुआ है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। विश्व में यह पहला संविधान था, प्रथम संविधान था जिसने प्रस्तावना को रखा था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिखी गई है। मतलब जो प्रस्तावना की जो रिदम है ना, जो रिदम है या शब्दों का स्थान और चयन है, वो सब लिखी गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। संविधान से लिए गए हैं। वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं, तीनों की तीनों। विश्व के अनेक देशों के संविधानों में प्रस्तावना का उपबंध किया गया है। यूएसए, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिणी कोरिया, आइवरी कोस्ट, आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनी के संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया गया है। उड़ीसा पीसीएस का जो पेपर हुआ था 20 दिसंबर को, जो अभी हुआ था, उसका पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल भी दिया था ताकि आप देख लो, क्योंकि 22 दिसंबर को पेपर था यूपी पीसीएस का। तो उसने भी मतलब उसमें क्वेश्चन आया हुआ है उड़ीसा पीसीएस में कि भारत विश्व में सबसे पहले संविधान में सब प्रस्तावना जो है, प्रेम्बल जो है, वो यूएसए के संविधान में है और इसके बाद भारत के संविधान में है। बाकी किसी देश ने प्रस्तावना जैसे प्रारूप को अपनाया नहीं है। गलत क्वेश्चन है, ये गलत आंसर है इसका, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ट्रू ये है कि कईयों ने इसको अपनाया है। भारत, दक्षिणी कोरिया, आइवरी कोस्ट, आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनी की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल से होती है। आप पूछते हो ना फैक्ट कहां से आते हैं, ऊपर से फैक्ट पूछ लेता है, बाउंस कर देता है फैक्ट, इतना डीपली फैक्ट पूछ लिया कि लोग कहां तक याद रखेंगे। मगर डियर एनसीईआरटी पढ़ो तो सही। अब वो पूछ ले कि ना किस किस देश के संविधान की शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल से होती है, बताइए। ऑप्शन ये है 4। तो आप कहोगे यार ये तो कहां से पूछ लिया, कैसे नहीं, मगर इसको एनसीईआरटी ने तो कवर करा है। ये तो क्लास 9th में है, ये क्लास 9th के बच्चे ने पढ़ा होगा इसको। जब क्लास 9th के बच्चे ने पढ़ा होगा तो उम्मीद की जाती है कि स्टेट पीसीएस या पीसीएस के बच्चे ने ही पढ़ा होगा। अब ये लाइन अभी तक पूछी नहीं है और ये हमने टेस्ट सीरीज जो मैं करवाऊंगा, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 500 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, उसमें डाली है हमने ये लाइन कि किस किस देश के संविधान की शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल से होती है, भारत की तरह। तो ये याद रखना, दक्षिणी कोरिया, आइवरी कोस्ट, आयरलैंड और पापुआ न्यू गिनी। प्रस्तावना पर विशेषज्ञों के क्या क्या विचार हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ने यह देखा कि प्रस्तावना को एक नए राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने तक ही सीमित होना चाहिए। मतलब जो संविधान ने विस्तार किया है ना, इसका एक तरह से इंडेक्स कहा जाता है, इसको सूचकांक कहा जाएगा प्रस्तावना को। प्रारूप समिति के अनुसार प्रस्तावना को संविधान के महत्वपूर्ण मामलों, सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों, वैचारिक संदर्भों को विस्तार से समझाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव का मानना है प्रस्तावना उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान में संकेतित किए गए हैं। स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद ये पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट किसकी है। याद रखना, प्रस्तावना उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान में संकेत किए गए। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के सुब्बा राव का है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सिर्फ इंडेक्स को देख के, प्रस्तावना को देख के समझा जा सकता है इस संविधान के अंदर की किताबों में, पन्नों में क्या लिखा होगा। ये किसने कहा? अल्लादी कृष्ण अय्यर ने। प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत वर्णन का संक्षिप्त रूप है, तभी तो इसे सूचकांक कहते हैं, जो सूचना को बहुत सीमित शब्दों में निमेट ले। यह संविधान की आत्मा है जिसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हम पारे संप्रभु, संप्रभु का मतलब बताया ना, जिसके ऊपर कोई ना हो, जो अपना खुद का प्रभु हो, जिसके ऊपर कोई भी आदेश लागू ना हो, अपनी इच्छा से कोई भी आदेश देता हो। संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। जन्म कुंडली वाला क्वेश्चन कई बार आया है। इवन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने और यूपी पीसीएस ने, एमपी पीसीएस ने ये स्टेटमेंट दी है कि प्रियम्बल, प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है, वर्णन कीजिए ये क्यों है। ये एक बार नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देख लेना, यहां से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं,
का इसका विवरण होगा, इसीलिए सबसे पहले इसको रखा गया था। जो लास्ट क्लास हुई थी मेरी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट के जो पॉइंट है जो मैंने समझाया लिखे हैं उसको नोट कर लेना, आपकी कनेक्टिविटी पूरी बन जाएगी इसके संग वो वीडियो देख के इसको करोगे तो। प्रस्तावना का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? प्रस्तावना संवैधानिक जटिलताओं को सरल बनाने का प्रकाश स्तंभ है। ये भी यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे रखा है, सिर्फ ये दे रखा है मेंस में कि प्रस्तावना जटिलताओं को सरल बनाने का प्रकाश स्तंभ समझाइए, बस। अब आपको उसका डिटेल समझना है। बेरूबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसमें प्रस्तावना, क्योंकि आज मुझे करवाना था, तो कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रस्तावना से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेरूबाड़ी के नियम है, उसके ऊपर केशवानंद भारती में क्या कहा गया और एलआईसी के केस में प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया, ये सब मैंने डाल दिया था पोस्ट, आप उसको देख सकते हैं। और ध्यान कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कोई भी कोर्स आपको बेचा नहीं जाता है, कोई भी आप लोगों से सूचना ली नहीं जाती है, उसका सिस्टम भी मैंने ऐसा बनाया है कि मैं आपका उसमें नंबर भी नहीं देख सकता, ना कोई आपको पर्सनल मैसेज किया जाता है, ना कोई उसमें जोक होता है किसी भी प्रकार से, ना कोई, बस उसमें पीडीएफ वीडीएफ हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि पायरेटेड कंटेंट हम लोग कोई भी नहीं इस्तेमाल करते, ना कोई हम डालते हैं। ठीक है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी पुराने जुड़े हुए हैं आप उनसे आप खुद ही देखिएगा, थोड़ा सा उसमें देखिएगा आप, उसके अंदर हम लोगों ने उसके अंदर कंटेंट पूरा डालते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं वहां से, तो वहां पे मैंने कल ही डाल दिया था ये। संविधान की प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बेरूबाड़ी के बाद देखो केरल राज्य, बेरूबाड़ी में क्या कहा कि मन की कुंजी है। केशवानंद भारती 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवाद के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया। कोई केस तो नहीं कर सकता, दावा तो नहीं कर सकता, मगर जान तो यही है प्रस्तावना संविधान। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं, अभी तक ये बात हो रही थी प्रस्तावना की। अब नया टॉपिक है, मैं एम लक्ष्मीकांत ने इस टॉपिक को तो अलग से लिखा है, क्योंकि ये टॉपिक है ही विशेषता वाला, मगर एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को इतना ज्यादा विस्तार दिया नहीं है, जितना लिखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम उसको कवर कर रहे हैं। क्यों, हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, बेसिक टू बेसिक, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। कि जैसे कई टीचर मैं देखता हूँ, उनके बच्चों के कमेंट भी देखता हूँ, वो बच्चे सही कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो एनसीईआरटी का बेस था, बेसिक टू बेसिक था, मगर एनसीईआरटी में तो ये लिखा ही नहीं है। आप जो पढ़ाते हो वो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है। टीचर सही है, टीचर ने जो सूचना दी वो सही है, टीचर ने जो बात रखी वो सही है, मगर वो बात एक उचित मंच पे नहीं रखी है। ठीक है ना। अगर कोई अगर कोई प्रोफेसर, अगर कोई जो कॉलेज का प्रोफेसर है, अगर वो चला जाए, पॉलिटी का प्रोफेसर है, पीएसआईआर का प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, अगर वो चला जाए किसी स्कूल में 8th क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए और वहां पे वो विशेषता बताए कि देखो समानता अलग चीज होती है, समानता जो है एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, तो वो समझ में आएगा क्या? वो टीचर बात तो सही कह रहा है मगर वो मंच गलत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए इस सब को हम लोगों ने जो निर्धारित किया है, कंटेंट को निर्धारित किया है, वो निर्धारित किया है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के दायरे में। तो एम लक्ष्मीकांत जी ने इसको अलग से लिखा है, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, और मैं तो साफ साफ कहता हूं कि आज वो जीवित नहीं है, अगर जीवित होते और कल कभी मुझ जैसे छोटे से टीचर को मिलते तो चरण स्पर्श करके दंडवत प्रणाम करता। ईएसआईआर मेरा ऑप्शनल था, मेरी एकेडमिक नहीं रही उनसे, और वैसे भी जीएस में आता ही था, उनकी किताब से बड़ा अनुभव पड़ा। और मैं कहता हूँ, अभी भी मैं हर मंच पे कहता हूँ, भारत में यूपीएससी के लिए 2 ही किताब मेरे नजरिए से, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ये विश्व का सबसे अच्छा है, ये ऐसा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना विश्व का सबसे अच्छा मैटर है, ये है वो अपनी आदत नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 किताबें, एक तो राजीव अहीर जी की किताब है स्पेक्ट्रम की लिखी हुई मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम स्ट्रगल, और दूसरा है एम लक्ष्मीकांत जी पॉलिटी किताब, बहुत माइलस्टोन किताबें हैं, तो उन्होंने इसको अलग से लिखा है। और अलग से विशेषज्ञता की जरूरत भी है संविधान के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है भारतीय संविधान का महत्व, इंपॉर्टेंस और भारतीय संविधान की विशेषताएं, मगर दोनों के फीचर अलग अलग होते हैं, मगर बच्चे वही समझ के लिख देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है क्या विशेषता है, मगर दोनों अलग अलग हैं, उन्होंने अलग अलग इनको हेडिंग में करवाया है। मगर यहाँ हम अपने को सीमित रख रहे हैं एनसीईआरटी तक, एनसीईआरटी ने इसके लिए अलग चैप्टर घोषित नहीं करा, प्रियम्बल में मैच कर रखा, तो इसीलिए हमने इसमें ले लिया है। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे इसमें कुछ विशेषताएं अद्वितीय हैं जो इस संविधान को अन्य संविधान से पृथक बनाती हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे
विस्तृत संविधान, भारत का संविधान विश्व के संविधानों में सबसे विस्तृत है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 22 भाग हैं। सबसे विस्तृत है हमारा संविधान, सबसे विस्तृत। कारण क्या? हम लोग एक विकासशील देश अभी भी हैं, उस समय तो पिछड़े देश थे। अगर कुछ भी चीज छोड़ देते तो एक वर्ग दूसरे वर्ग पे राज करने के लिए अपने आप उसको इंटरप्रिटेशन करता, अपने आप उसका मतलब निकालता, मगर संविधान ने ये नहीं करा। इवन कुछ लोग कहते हैं, इवन भारतीय कुछ ऑथर भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन एक संस्था है, यूपीएससी एक नियुक्त करने वाली संस्था है, अगर उसको संविधान में जगह देने की जरूरत क्या है? और वो लोग एक व्यंग भी करते हैं, जब यूपीएससी को आपने रखना था तो आप एक काम करते, आप एसएससी को भी रख देते उसके अंदर। और किसी भी देश में नियुक्ति करने वाली संस्था, अपॉइंटमेंट करने वाली संस्था, रिक्रूटमेंट करने वाली संस्था का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, मगर भारत में मिलता है। यहाँ पे हम इतना विस्तार में नहीं जाएंगे, स्पेशल क्लास में विस्तार में बताऊंगा क्या कारण है। अभी भी गांव में नंबरदार की जो व्यवस्था है, चौकीदार का जो सम्मान है, नंबरदार को जो सम्मान है ना, वो सम्मान तो अभी भी, सम्मान की भाषा ये है, मगर बाद में डर हुआ करता था आने वाले समय में कोई ऐसे ही ये लोग अपने लोगों को नियुक्त ना कर दें, इसीलिए संविधान ने उसको परिपाटी दी है। और इसीलिए हमारा संविधान अक्षुण्ण है पूरा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। और आर्टिकल अभी तक एक एक करके गिनोगे ना तो 448 बन गए हैं, मगर उस एग्जाम में आए तो आपको 395 ही लिखने हैं। विशेषता दूसरी, सबसे लंबे के अलावा क्या है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित है, यद्यपि यह संविधान लिखित व अलिखित दोनों ही हो सकता है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तीसरी विशेषता, भारतीय जनता द्वारा निर्मित विद द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बल। भारत संविधान का निर्माण भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1946 और 49 में एक संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय जनता के प्रतिनिधियों, विद द पीपल ऑफ इंडिया। इससे पूर्व के संविधान जो इस देश में लागू हुए सभी का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा ही किया गया था। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट 1773, 1781, 1784 से लेकर 1947 तक, वो ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। देखो रिपीट कर दिया एनसीईआरटी ने दोबारा। और मैंने आपको उस क्लास में बताया था, यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता, स्पष्ट लिखता है वो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसकी संसद द्वारा पास किया? गवर्नर जनरल ने पास किया, कांग्रेस ने पास किया, इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया, ब्रिटिश संसद ने पास किया। तो लोग सोचते हैं कि ब्रिटेन की संसद तो उस काम को कर ही नहीं सकती है, मगर ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ब्रिटिश संसद ने पास किया था वो वाला कानून भी। नेक्स्ट है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। भारतीय संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया है, अडॉप्ट किया है, जिसका तात्पर्य भारतीय जनता में संप्रभुता का निहित होना है। भारतीय जनता ही सर्वोच्च है। संप्रभुता का अंतरित भाव यह है, भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, जिसको वो चुन लेगी स्वीकार्य है। जैसे आप सुनते होंगे कि बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति हैं, जो फिलहाल अभी भारत में है, निर्वासित जीवन जी रही हैं, उनकी सरकार को एक विशिष्ट देश ने, पश्चिम के देश ने, जो सभी देशों में ज्यादातर और खासतौर से मुस्लिम देशों में और उन मुस्लिम देशों में जहां पे तेल पाया जाता है, सबसे ज्यादा विध्वंस, सबसे ज्यादा सत्ता का परिवर्तन उसी ने करवाया अपनी, उसके लिए, अपनी लालच के लोभ के लिए। तो भारत की जनता में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की जनता को वो भड़का दे, कुछ कर दे। भारत की जनता जो सोचेगी, संप्रभु है, वो ही निर्धारित करेगी सत्ता किसके पास जाए। संसदात्मक व्यवस्था, भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। संसदात्मक व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लोकसभा, राज्यसभा इनडायरेक्ट। यद्यपि केंद्र में राष्ट्रपति व राज्य में राज्यपाल के नाम पर शासन चलाया जाता है। शासन का संचालन वस्तुतः मंत्री परिषद ही करती है। सारी की सारी रियल जो होती है, मतलब जो नॉमिनल वास्तविक गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल, और जो वास्तविक होता है मंत्री परिषद ही होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। मतलब वैसे संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का मतलब व्यवस्था को बांटा गया है किसके द्वारा? केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में, ये दोनों मिलकर संघ बनाएंगे, मगर फिर भी झुकाव किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। ये विशेषता है। भारत के संविधान में संघ शब्द, राज्य का प्रयोग, संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स।
ना कि स्टेट्स ऑफ यूनियन कहा गया है। स्टेट्स ऑफ यूनियन का मतलब अमेरिका। स्टेट थे, 50 स्टेट थे, ये इकट्ठे हुए, इन्होंने यूनियन बनाई और इन्होंने नाम दिया कि आज से हमें जाना जाएगा यूएसए। मगर हम भी स्वतंत्र हैं, तो यूएसए में देश राज्यों का संविधान अलग है, यूएसए का संविधान अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है, केंद्र की नागरिकता अलग है, दोनों की नागरिकता में फर्क है। इसका हाई कोर्ट सर्वोच्च है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ का सिर्फ एक ही है, फेडरल कोर्ट है। इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। मगर भारत में ऐसा नहीं है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, एकता को राज्य का अध्याय दिया गया है। कौन है वाले? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। संविधान में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें संविधान की व्याख्या का सर्वोच्च अधिकार है। संविधान की कानून बनाएंगे कौन? संसद। संविधान बनाया संसद ने, अमेंडमेंट करेगी संसद, मगर आखिर में उसके ऊपर व्याख्या करने का अधिकार सांसदों को नहीं है कि मैं तो ये कह रहा था, मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। सिर्फ एक ही संस्था है, सुप्रीम कोर्ट, और वो इंडिविजुअल अलग है तीनों व्यवस्थाओं में। इसे संघ व किसी अन्य राज्य, संघ व एक से अधिक राज्यों व किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों के बीच मौलिक अधिकार प्राप्त है। केंद्र के बीच विवाद हो, राज्य के बीच हो, राज्य और राज्य के बीच हो, राज्यों और अकेले केंद्र के बीच हो, तीनों में इसी का निर्णय चलेगा। सुनम्यता व दुष्नम्यता मतलब नम्यता नम्यता का अनुपम मिश्रण है। मतलब कहीं तो संविधान रिजिड है, कहीं संविधान सॉफ्ट है, कहीं रिजिड है, कहीं सॉफ्ट है, समझ ही नहीं आता वास्तव में इनका व्यवहार कैसा। कहते हैं ना यार, इन पे नाराज मत होना, इनका व्यवहार ऊपर से नारियल है, अंदर से खोखले हैं, ठीक है, अंदर से नर्म है। तो ऐसे ही हमारा भारतीय संविधान है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, बिल्कुल दी गई है, आर्टिकल 368 में दी गई है। उसमें यह नम्यता व अनम्यता का अनुपम मिश्रण है। कैसे मिश्रण है इसका? इसका मेंस में भी क्वेश्चन आता है, डिटेल में बताइए। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, सिर्फ संसद वो भी साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। जैसे किसी राज्य का नाम, सीमा में परिवर्तन करना, किंतु ऐसे संशोधनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाता, एक प्रक्रिया मानी जाती है। संविधान के कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए संसद में दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत व उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता व कुल राज्यों में से भी आधे से अधिक विधानमंडलों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रकृति, इनकी जैसे संविधान की संघीय प्रकृति संबंध कोई संशोधन, जैसे जीएसटी, विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन, केंद्र के चुनाव में परिवर्तन, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इससे संबंधित होगा। संविधान के शेष सभी उपबंधों के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदनों की सदस्यता के पूर्ण बहुमत, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इन 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। कुछ में केंद्र की भूमिका है, राज्य की भूमिका है ही नहीं। दूसरा, संविधान संशोधन राज्य कर ही नहीं सकते, इसलिए माना जाता है ये अनम्यता और नम्यता दोनों का अपना गठबंधन है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसकी विशेषता है। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी देता है, प्रत्येक नागरिक को, जो भी। और नागरिक क्यों, भारत का संविधान तो इतना आगे बढ़ गया, वो तो विदेशियों को भी देता है कि आप भारत में हैं तो आपको राइट टू जस्टिस, मौलिक अधिकारों का में से भी कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ क्या बल्कि 5 अधिकार को छोड़ के मोस्टली सभी अधिकार जो हैं उनको भी प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जबकि मूल संविधान में, मतलब जब संविधान लागू हुआ था 1950 में और 1970 तक, इन 27 सालों तक 7 मूल अधिकार थे। इसमें एक संपत्ति का अधिकार था, मगर अब वो हटा दिया गया है, वो एक संवैधानिक अधिकार रह गया है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को सरकार के मनमाने व निरंकुश प्रयोग से बचाते हैं। देश में रह के, देश की नमक खा के, देश की मिट्टी में जीवन लेके, देश का पानी पी के, देश की आबो हवा में रह के, देश की सरकार के, देश के लगे हुए चुने हुए लोगों के संसाधनों, टैक्स से तुम, पैसे से तुम मौज मस्ती करके, और देश में, देश की राजधानी में ही तुम खड़े होके भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर आप लगा सकते हो भाषण, आप नारा लगा सकते हो, और उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप बात रख सकते हो, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार दिए गए। आप भारत की धरती पे खड़े होके आप कह सकते हो कि कश्मीर में जो भारतीय सैनिक हैं वो रेप करते हैं, ये सिर्फ भारत में ही कोई महिला कह सकती है, वो भी भारत में महिला कह के अपनी बुक में प्रकाशित कर सकती है। आप यही बात पाकिस्तान में कह के दिखाइए कि वहाँ की सेना हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, वहाँ की सेना अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, आप कह के दिखाइए। सिर्फ ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और कई बार ये क्वेश्चन भी डिक्टेट होता है कि भारत में कुछ ज़्यादा ही मौलिक अधिकार दिए गए हैं,
जो भारतीयों में मौलिक ड्यूटीज तो दी नहीं गई थी, मौलिक संविधान में कर्तव्य तो दिए ही नहीं गए थे, क्योंकि सोचा गया इनके क्या कर्तव्य होंगे, ये समझते भी हैं कर्तव्य क्या होते हैं। बल्कि गांधी जी एक ही बात कहते हैं कि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो भारत में ये काफी ज्यादा दिए हुए हैं, मनमाने व निरंकुश शासन से बचाते हैं। क्यों? तब यही लग रहा था कि सरकार शोषण करती है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, ब्रिटिश सरकार थी। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भी हैं संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है। मतलब ये राज्य की नीति, राज्य जब भी नीति बनाए तो उसका निर्देश करेंगे कि नीति ऐसी बनाओ, नीति में ये चीजें रखो, समानता लाओ, सबको साथ लेके चलो, पर्यावरण का भी ध्यान रखो, जानवरों का भी ध्यान रखो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, इन सब का ध्यान रखो, क्योंकि तुम एक मानव के लिए नीति बना रहे हो, ना कि एक व्यक्ति के लिए नीति बना रहे हो। मानव और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। मानव जो है बहुत ही व्यापक समूह में लिया जाता है, ठीक है ना। और व्यक्ति जो है एक देश काल परिभाषा में फिर भी उसकी छवि रह जाती है। अगर हम बात करें कोई व्यक्ति अचानक ध्यान तो रशिया का व्यक्ति, तो हमें गोरा स्किन, लंबी जो हाइट है 6 फुट की, वो नजर आ जाती है। जब बात करें हम नेपाल की, तो गोरी हाइट और ना कद छोटा नजर आ जाता है। अगर बात करें हम लोग अफ्रीका की, तो सांवले नजर आ जाते हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सीमित पैमाने में, मगर मानव की मानवता सीमित नहीं है। इसीलिए ये जो है नीति निर्देशिका इतने पवित्र हैं, हर सरकार इनको क्या करती है, समर्थन करती है। इन्हें संविधान के चौथे भाग में शामिल किया गया है। यह तत्व देश में न्याय संगत समाज की स्थापना, न्याय संगत सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है मेंस में कि भारत का कौन सा भाग सामाजिक व आर्थिक समानता लाता है, वह क्रांति को रोकता है। यही है। राज्य की सरकारों के संविधान में निर्देश दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा ना कोई नहीं थी, क्योंकि इन्होंने सोचा सर क्या कर्तव्य होंगे इन लोगों के, यही नहीं पता लोकतंत्र क्या होता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, सरदार हुकुम सिंह कमेटी की सलाह पर। मूल कर्तव्य की सूची में 11वां मूल कर्तव्य सबसे लास्ट में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, कि माता पिता का यह कर्तव्य है बच्चों को स्कूल की शिक्षा के लिए भेजें, और स्कूल भेजें जिससे वो एक स्वतंत्र नागरिक बन पाए। संविधान में वर्णित 11 मूल कर्तव्यों की सूची द्वारा प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इन कर्तव्यों का पालन करेगा। संविधान नागरिकों पे ये उत्तरदायित्व किसी पेनल्टी से नहीं लगाता, जैसे आप भारतीय संविधान का सम्मान करेंगे, ये नहीं लगाता है कि आप सम्मान करेंगे, आप सम्मान नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके ऊपर कोई, संविधान ये नहीं कहता कि आपको सजा दी जाएगी। संविधान ये उम्मीद करता है कि आप नागरिक हैं तो इतनी तो आप गरिमा रखेंगे कि आप भारत के संविधान का, भारत की संस्कृति का, भारत के संस्थानों का आप सम्मान करेंगे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब तो एक परिपाटी बन गई है, विपक्ष की कह लो या किसी की भी कह लो, चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र की जय, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। चुनाव हार गए तो कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनता नहीं है, वो एक पार्टी की तरफ झुका हुआ है, सत्ता पक्ष की तरफ, और कुल मिला के कुछ नहीं बना तो ईवीएम के ऊपर दोष डाल दो। और सबसे बड़ी विचित्र बात, ईवीएम के चलो दोष है, अगर तुम वाकई समझते हो कि ईवीएम दोषपूर्ण है, तो जहां से तुम चुने गए हो, एज ए अपोजिशन लीडर चुने गए हो, अपोजिशन पार्टी में चुने गए हो, जिस भी पद पे चुने गए हो, लोकसभा में, विधानसभा में, तुम खुद ही त्याग पत्र क्यों नहीं देते? आप चुनावों का ही बहिष्कार कर दो, आखिर में सरकार को चुनना पड़ेगा रास्ता, मगर नहीं, सत्ता का स्वाद भी चखना है, गाली भी देनी है संवैधानिक संस्थाओं को और चुनाव आयोग को देनी है, और सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं माननी है, अपनी बात भी रखने का अधिकार है घुमा फिरा के, और मैं पद की शपथ भी लूंगा। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अप्लीकेबल नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स अप्लीकेबल हो जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लीकेबल नहीं होती हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया, सबको दिया गया, जिसके ऊपर पूरा विश्व कहता है बड़े अचंभे था। और आप लोग कभी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना, जिसमें एनसीईआरटी में सुकुमार सेन में चुनाव के बारे में बताया गया है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या चुनाव बनाने में क्या आई है, मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हमें जब वोटर्स की लिस्ट बनाने का, क्योंकि इससे पहले तो चुनाव हुए नहीं सार्वभौमिक, हमें जब पहली बार लिस्ट बनाने के लिए कहा गया, हम लिस्ट बनाने के लिए गाँव गाँव गए, तो लिस्ट बनाने में भारत में महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। पहली बात तो समझाने में बड़ी समस्या आई, पुरुषों को भी, सबसे ज्यादा समस्या आई महिलाओं को भी। हम क्या करेंगे वोट डाल के यार, हमारा घर वाला जा रहा है वोट डालने के लिए, तो कहते हैं, फिर हम समझाते कि नहीं माता जी, नहीं बहन जी, आपको भी ये वोट डालने का अधिकार दिया है संविधान में। कहती चलो डाल ही आएंगे। तो संविधान में मतलब वो इलेक्शन कमीशन के बंदे कहते हैं कि ठीक है डाल आना, अभी तो चुनाव नहीं हो रहे, पहले हम सूची बना रहे हैं, आपका मतपत्र में निशान आएगा, आपके मतपत्र की गिनती की जाएगी, आपका नाम आएगा, आप नाम बताइए। तो सुकुमार सेन जो अपनी बुक में बहुत सही लिखते हैं
कि सबसे बड़ी समस्या आती है उनसे नाम कैसे पूछे? वो कहते हैं लिख दो फलाने की घरवाली। अरे तुम्हारा भी तो नाम होगा, हमारा क्या नाम है? उनका ही नाम लिख दो, उनकी घरवाली है, मुझसे ज़्यादा क्या निशान है? जो शादी नहीं होती जिस लड़की की, वो कहती है कि ना लिख दो पिताजी का नाम लिख दो, फलाने की हम बेटी हैं, फलाने की बहू हैं, हमारा नाम क्या होगा? और कल को अगर घर में महिलाएँ मिलती, वो पुरुषों के बारे में जानकारी लेती, वो कहती हम नाम ही नहीं लेते घरवालों का। मतलब बड़ी समस्या थी यार, बहुत समस्या। संविधान में मतलब उनकी बुक में सुकुमार सेन जी लिखते हैं कि जब हम लोग पूछते चलो फलाने की घरवाली देते हैं, मगर घरवाली हो किसकी ये तो बता दो। घर में 4 लोग 5 लोग कोई तो होगा घर में, तो आप घरवाली हो किसी की तो नाम तो बता दो। तो वो कहते हैं नाम क्या बताएँ? उसका नाम हम ले नहीं सकते मुँह पे। तो बड़ी समस्या होती थी, मगर इन सब को पार करते हुए ना उन लोगों ने उस परिस्थिति में जिस धैर्य के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जब विश्वास के साथ एक लोकतंत्र को जीवित रखने का जो प्रयास किया ना, मेरा तो दिल से मन करता है वो लोगों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना के सरकार 26 जनवरी 15 अगस्त को जरूर दिखाए, जिस दिन मतदान होता है ना जरूर दिखाए। गोदरेज कंपनी जो वर्तमान में है, उस गोदरेज कंपनी ने मतपेटियां बनाई थी हमारी सबसे पहले। उन मतपेटियों का भी विस्तार से बताया गया है, एनसीईआरटी में भी बताया गया है, बाकी बुक्स में तो बताया गया है। बाकी जो उन्होंने बुक्स लिखी कुमार सेन जी ने, इलेक्शन कमीशन पे कई बुक्स लिखी गई है। एनसीईआरटी ने बताया कि छोटे छोटे बॉक्स रखे गए। हम कहते थे गुप्त मतदान है, आपको किसी को बताना नहीं है कि ये मतदान जो है किसी को किसको दे रहे हो, मगर वो लोग आते ही पूछते थे कि नेहरू जी का कौन-सा मतदान है? नेहरू जी का मतलब कांग्रेस पार्टी, मतलब वो कहना है नेहरू जी खड़े नहीं थे, नेहरू जी तो फूलपुर से खड़े हुए थे इलाहाबाद से, मगर फिर भी वो कहते थे नेहरू जी को किसमें डालना है? तो हम कहते हैं पहले तो नेहरू जी को नहीं डालना, आपके मत को डालना है, दूसरा आप हमें बताइए मत। आपको नहीं बताएँ, आप ही ने तो पर्ची दी, आप ही के सामने तो मोहर लगी है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें सीधा-साधा मतलब भोलापन था उस समय, और इन सब से पार पाके उन्हें समझाना। और देखो उन लोगों ने, जो लोग अनशिक्षित, अनपढ़ थे, उन्होंने लोकतंत्र को आज तक जीवित रखा है। वो लोग समझ गए कि भई आपातकाल के समय कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने हत्या कर दी है लोकतंत्र की। और उस समय ये माहौल था कि सब ये कहते थे आपातकाल बहुत सही है, ट्रेन टाइम पे आ रही है, चोरी नहीं हो रही। चोर को पता था आपातकाल में पकड़ा गया ना अगर मैं, तो सीधा मेरा काम होगा, जो यूपी में हो रहा है वो काम होगा। इसीलिए वो मतलब गुंडागर्दी नहीं थी, चोरी डकैती नहीं थी। तो सरकार ने सोचा अब आपातकाल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो हमें भी पसंद करेंगे, मगर नहीं, जनता समझती थी आपातकाल में जो सुविधाएं मिल रही हैं ये बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतंत्र की हत्या कर दी है इसने। इसीलिए देखो चुनाव आया और इंदिरा गांधी जी अपनी जमानत जब्त करवा बैठी। 2 जगह चुनाव लड़ी थी, दोनों जगह से जमानत जब्त करवा बैठी। और चिकमंगलुरु कर्नाटका से तो उन्होंने कैंपेनिंग इतनी शानदार की थी, साउथ में उनका प्रभाव भी था, वहां भी जमानत जब्त हो गई इनकी। कारण क्या? लोग जानते हैं सही कौन है देश के लिए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संविधान द्वारा देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, मतलब सभी को मताधिकार होगा। उस समय एज 21 वर्ष थी, आज 18 हो गई है 1989 से। प्रत्येक व्यवस्था में प्रत्येक भारतीय नागरिक को जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे मतदान व केंद्र व राज्य स्थानीय सभी सत्रों पर मतदान करने का, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। राजनीतिक फ्रीडम ये होती है राजनीतिक। एकरी एकल नागरिकता, भारत का संविधान एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। यूएसए में आप जाओगे ना, तो यूएसए में आपसे पूछा जाएगा कहाँ जाओगे, तो यूएसए में आप कहोगे अटलांटा जाऊंगा। जैसे आप भारत में कोई पूछे कहाँ जाओगे, भारत में कहाँ जाओगे, दिल्ली, वैसे ही पूछते हैं कहाँ जाओगे, यूएसए। तो पहले आप यूएसए की नागरिकता लो, आप यूएसए का वीजा लो। अब मैं चला जाऊं यूएसए? नहीं, आपको जाना है अटलांटा जो यूएसए में है। अब आप अटलांटा के सिटीजनशिप भी अलग होगी, ठीक है, और वीजा भी यहाँ का अलग लगेगा। भारत में नहीं है एकल नागरिकता। डोमिसाइल अलग चीज है, ध्यान रखना बच्चों, तुम कंफ्यूज हो जाते हो डोमिसाइल में। डोमिसाइल जो है ये हमें राज्य का नागरिक बनाने का प्रमाण पत्र देता है, और नागरिक नहीं, राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हम कब से रह रहे हैं उसका प्रमाण पत्र है। मगर नागरिकता एक ही है, और नागरिकता कौन सी है? नागरिकता है भारतीय, सिंगल सिटीजन। भारत में दोहरी नागरिकता, एक देश की दूसरी राज्य की, जैसे जैसे यूएसए में है, नहीं चलती है। न्यायिक समीक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान कहता है विधि बनाने का कार्य क्या होगा? लॉ बनाने का कार्य, नियम बनाने का कार्य किसका होगा? विधायिका का। मगर विधायिका तो जनता के चुनाव में आती है। विधायिका हो सकता है मनमाने काम करे, मनमाना कुछ करे। इसीलिए जनता की सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाए? जनता की सुरक्षा करने के लिए कुछ तो किया जाए। इसीलिए जनता की सुरक्षा करने के लिए क्या किया गया है? विधायिका कानून बनाए, कार्यपालिका कानून को लागू करे। कार्यपालिका भी कोई कानून नहीं तो नहीं बना सकती, नियम तो बना सकती है। मगर इन दोनों को चेक करने का काम किसको दे दिया?
सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। संघीय भारतीय संविधान जो है संघीय राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों, राज्य का केंद्र का भी नियम और राज्य विधानमंडल दोनों का, संघीय व राज्यों की कार्यपालिकाओं के क्रियान्वयन की न्यायिक समीक्षा करने की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शासन के दोनों अंग, कार्यपालिका और विधायिका तथा कार्यपालिका, पूर्ण सावधानी से काम करते हैं कि कहीं भी मानवाधिकारों का हनन ना हो जाए, कहीं भी मौलिक अधिकारों का हनन ना हो जाए, कहीं भी भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता का हनन ना हो जाए, कहीं भी असमानता ना हो जाए, कहीं भी किसी प्रकार से द्वेष ना हो जाए, कहीं भी किसी प्रकार संदेह उत्पन्न ना हो जाए किसी भी प्रकार से। अपनी सत्ता का उपयोग स्वेच्छाचारिता पूर्वक नहीं कर पाते, अपनी इच्छा नहीं चलेगी, नहीं, लोकतंत्र चलेगा। प्रधानमंत्री जी का ऐप है जिसमें प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का नमो ऐप है और उसी में कुछ देश के लोग ना लगे रहते हैं उनको कुछ भी कहने में, और प्रधानमंत्री जी का, चलो प्रधानमंत्री भी पढ़ते होंगे खैर, मगर प्रधानमंत्री नहीं पढ़ते तो इसके साथ साथ कम से कम उनके जो टेक्नोक्रेट हैं वो तो पढ़ते होंगे। अगर कुछ नहीं होता, उन्हें पता है भारत है। बांग्लादेश में आप कह के देखो, पाकिस्तान में कह के देखो, इवन नेपाल में आप कह के देखो, प्रचंड कुमार को, कमल प्रचंड जी है ना, आप इनसे कह के देखो कि समानता होती है एक, और उसके साथ फ्रीडम होती है। वो बताएंगे आपको कि समानता और स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब क्या होता है। वो बनाएंगे लेनिन का मतलब क्या होता है। वो बताएंगे माओ तसे तुम क्या कह गया इसके बारे में कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, वो बताएंगे। मगर भारत के अंदर जो है ऐसा नहीं है। क्यों? भारत में स्वच्छता वाला सिस्टम नहीं है कि मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी ये सोच है तो यही होगा। नहीं, आपकी सोच आप अपने घर तक रखिए, आप अपने विचार अपने तक रखिए, आप अपने घर में कुछ भी करिए उन सोच से, मगर आप राज्य में, मगर आप राज्य के मुखिया बनते हैं, देश के मुखिया बनते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं, तो आपको उनका पालन करना ही करना। इसीलिए न्यायिक समीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, ये हमें अमेरिका से ली गई है। आपातकालीन प्रावधान, ये भी विशेषता है, भारतीय संविधान की यूनिक विशेषता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल 360 की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की है। ये कभी भी नहीं लगा आज तक, ना कभी लगने की संभावना है भारत में। अब एक विशेषता और नई जोड़ी गई है, ये थोड़ी यूनिकनेस है, इसको बल्कि मेंस में लिखो और अपने एग्जाम में लिखो और उसके बारे में सोचो समझ बनाओ ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। कारण क्या है? ये यूनिकनेस है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ट्रिब्यूनल्स कहते हैं इसको, स्वतंत्र अभिकरण व निकाय। संविधान में कुछ स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था की गई है जो उन्हें किए गए कार्यों को संपादित करते हैं। संविधान में जिन अभिकरणों की व्यवस्था की गई है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। इस संस्था को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं करवाता ये, क्योंकि पीएम जो होता है इलेक्टेड नहीं होता है, पीएम अपॉइंटेड होता है बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो है ये राज्य में पंचायत और नगर निगम के चुनाव नहीं करवाता, बाकी भारत में जो चुनाव होते हैं सभी करवाता है ये। कैग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यह संघ तथा राज्यों के वित्त व लेखा की देखरेख करता है, उन्हें नियंत्रित करता है। संघीय व राज्य लोक सेवा आयोग के क्रमशः केंद्रीय व राज्य सरकारों के उच्चतर सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा का संचालन व उनका साक्षात्कार करते हैं व उनकी नियुक्तियां के लिए स्तुति करते हैं। मतलब ये भी जो होती है रिकमेंडेड बॉडी होती है, अपॉइंटेड नहीं होती है। ध्यान रखना, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ये सिर्फ सरकार को प्रक्रिया निभा के बता देती है कि हमने चुनाव, हमने रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया करी है और रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के अनुसार ये लोग हमें लगते हैं सही हैं, आप लोग इनमें से चुनाव कर लीजिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा भी है, यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में जिसका नाम आ गया, जरूरी नहीं है वो अपॉइंटमेंट भी उसको मिले, जरूरी नहीं है, सरकार उसका नाम काट सकती है। बस सुप्रीम कोर्ट का काम एक ही है, सरकार ने जो नाम काटा है उसका एक ग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं मेरा मन था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आंसर उम्मीदवार का नाम काट दो इसका नाम है बी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पालन करना पड़ेगा प्रक्रिया का। भारतीय संविधान का एकात्मक लक्ष्य है। एकात्मक लक्ष्य का मतलब वैसे हम कहते हैं यूनियन है, यूनियन का मतलब हम कहते हैं संघ और राज्य दोनों मिलकर करवा चलाएंगे भारत का शासन, मगर झुका हुआ है ये संघ की तरफ। तो कैसे है? अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडरी मैटर्स पर विधायन का केंद्र सरकार का अधिकार है, इस पर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है नियम। ठीक है, समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है।
बात सही है। समवर्ती सूची पे अगर कोई भी अगर राज्य का सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है समवर्ती सूची के किसी विषय पर, जैसे वन पर बनाती है, माप तौर पे बनाती है, तो अगर टकराव होता है दोनों कानून में तो केंद्र का कानून ही लागू होगा। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। संकट काल की अवधि में देश का शासन एकात्मक हो जाना। आईएएस की नियुक्ति भी एकात्मक की तरफ है। आईएएस की नियुक्ति भी केंद्र करता है, राज्यों में अपॉइंटमेंट होती है केंद्र के द्वारा, नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा, मगर वो काम करते हैं राज्यों में काम करते हैं। प्रोफेसर केसी वियर ने भारतीय संविधान को एक अर्धसंघीय संविधान कहा है। ये स्टेटमेंट व्यक्ति याद रखना, मैच करने के लिए आते हैं यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में तो आते ही आते हैं, यूपीएससी भी पूछती है इनको कि दोनों को मैच करके बताइए संविधान के बारे में ये किसने कहा है, या इसके बारे में ये किसने कहा है, ये संविधान के बारे में किसने कहा है, ये प्रस्तावना के बारे में किसका स्टेटमेंट है, मैच करके बताइए। ये तो ये मैच करने के कॉलम में ये चीजें आ सकती हैं। इस प्रकार भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, फैक्ट है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, तथा इनका झुकाव एकात्मक की ओर है। इसका अर्थ है शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में है। बात सही है यार, 60% तो केंद्र के हक में ही है, मगर केंद्र भी अपनी इच्छा से, परिस्थिति से, राजनीतिक फायदे से इस अतिरिक्त 10% का फायदा उठाती है। नहीं तो वो भी कहती है छोड़ो यार जाने दो, मगर हाँ अगर वो चाहे जाने नहीं दो, करो। ये रोहिंग्या जो आ रहे हैं देश में, ये जो हमारी संस्कृति के लिए, ये जो हमारी सुरक्षा के लिए जो हानिकारक हैं ये लोग, तो कुछ राज्य सरकारें, कुछ पार्टियां वोट बैंक के लिए तवज्जो दे रही हैं, मगर यही नहीं पता जिस देश में, चाणक्य सही कह गया यार, गलत नहीं कह गया। इवन अमेरिका भी मानता है, अमेरिका में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है ना, आप अमेरिका के नागरिक नहीं, आप अमेरिका में जन्मे हुए व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि किसी भी देश से लगाव जन्म से होता है। आप किसी देश में आ गए, आपको वोट बैंक मिल गया, आपको मतदान मिल गया, मगर आपका लगाव कभी उस देश से नहीं रहेगा। चाणक्य सही कह गया है। जब चंद्रगुप्त ने, उसने क्या नाम है, चंद्रगुप्त की जब विवाह करा उसने यूनान के सेनापति की बेटी हेलेना से, तो उसने सही कहा कि हेलेना पे नजर रखेंगे हम, क्या करती है क्या नहीं। आप राजा की पत्नी है मगर कभी राजकुमारी, कभी हम आपको ना कभी दरबार में नहीं देखना चाहेंगे। कारण क्या, आप विदेशी हैं, और विदेशी विदेशी ही होता है, कुछ भी मानो यार। उसका लगाव कभी नहीं होता देश के लिए, उसका लगाव कभी नहीं होता है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे मूल्य के लिए। वो बस उसको अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर आज केंद्र सरकार चाहे तो ये बांग्लादेशी जो आए हुए हैं, बांग्लादेशी जो हमारी संस्कृति पे कब्जा कर रहे हैं, असम की पूरी स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, असम के लोग ही बल्कि प्रताड़ित हो रहे हैं। और त्रिपुरा के आदिवासी हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी कह रहे हैं, आदिवासियों की हमारी भाषा खत्म होती जा रही है। लुंगी वाले लोग नजर आ रहे हैं, तहमद पहने लोग घूम रहे हैं, चेक की नीले रंग की, तो ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनको उठा उठा के कर सकते हैं, दिल्ली में जैसे कर रही है कि तुम जाओ अपने देश में, हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे, तुम्हें ना अंग दान करने का मजबूर करें। कई देश तो इनके अंग निकाल लेते हैं, इनको अपने यहाँ कंपनियों में लगाते हैं। मगर भारत सरकार तो ये भी नहीं करती है, मगर ये है कि वो करती भी नहीं ढंग से, पूरे भारत में करना चाहे। आज पश्चिम बंगाल गढ़ बन चुका है किसका, बांग्लादेशियों का। सबको पता है, सबको पता है ये बात, कि ऐसा नहीं किसी को नहीं पता। अगर सरकार करती नहीं, कारण का पक्ष में झुका तो है, मगर वो चाहे तो कुछ करती भी है तो कुछ सुप्रीम कोर्ट उसमें डंगा लगा देता है कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होगा। ये भी दिक्कत आती है। विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव क्या पड़ा है हमारे संविधान पे। भारत का संविधान इस मामले में अद्वितीय है। संविधान का प्रभाव क्या पड़ा है, देखो प्रभाव, भारत का संविधान, वैसे ये मेंस में डिटेल में क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, बताइए। तो इसमें हमें डिक्टेट करना पड़ता है कि वो उधार का थैला है, क्यों है, नहीं है, क्यों नहीं है। भारत का संविधान इस अर्थ में अद्वितीय है कि इसके निर्माण में विश्व के अनेक संविधानों का सहारा लिया गया है। लगभग 60 देशों के संविधान थे, उनको पढ़ा गया, समझा गया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये ड्राफ्ट जो बनाया था ना, फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया था इन 60 देशों का भारत के अनुकूल जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उसी का नाम था BN राव। मगर आज इनका कोई सम्मान नहीं है, कोई नहीं जानता इनको। इन्हीं की बनाई रिपोर्ट्स पे 60 देशों का अध्ययन करा BN राव ने। भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर, भारत के मूल्य, भारत के विश्वास, भारत के धर्म,
इसके अकॉर्डिंग, भारत का राजनीतिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, भारत के समाज के अकॉर्डिंग उनको लगाया, उनको विस्तार करा, उनका प्रभाव लिया और उनको क्या करा, उनको ग्रंथ करा। उसी रिपोर्ट्स को, उसी ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजा गया, फिर उन्होंने ही थोड़ा काट छाट करके बना के भेज दिया। मगर आज BN राव जी को कोई नहीं जानता। कारण क्या? काफी कुछ चीजें फर्क पड़ती है। योग्यता को कई बार दबाया भी जाता है, कई बार बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, बतेरी चीजों का फर्क पड़ता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार व सर्वोच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्था। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्थाओं पर अमेरिका का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, सीधी सी बात है। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से लिए गए, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आयरलैंड का, क्योंकि आयरलैंड से लिए गए। आपातकालीन व्यवस्था पर जर्मनी का, विधायी शक्ति के वितरण पर कनाडा का, संसदीय संस्थाओं पर ब्रिटेन के संविधान का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। मगर फिर भी हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है। क्यों नहीं है? कारण एक ही है, अगर हमारा संविधान उधार का थैला होता तो सबसे पहली बात, हम लोग संविधान को लिखते ही नहीं। ब्रिटेन ने हम पे राज किया बिना किसी संविधान के, ब्रिटेन ने अपना देश चलाया बिना किसी संविधान के, और हमने अपनी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली। मगर ब्रिटेन में कोई भी संविधान नहीं है। हम भी कह सकते थे हमें भी संविधान की जरूरत नहीं है, जनता की चुनी हुई लोकतंत्र है ना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, वो ही क्या करेंगे, संविधान, वही नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। ब्रिटेन में भी तो ऐसा चल रहा है आज तक। मगर नहीं, हमारा उधार का थैला नहीं है, उधार का थैला नहीं है। BR अम्बेडकर जी ने बहुत सही कहा कि कुछ लोग कहेंगे उधार का थैला है, कुछ कहेंगे हमने संविधान चोरी किया है, कुछ कुछ कहेंगे, मगर मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारा संविधान को उधार का थैला नहीं है। फ्रीडम, इक्वालिटीज, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन पे इतनी बातें हो चुकी हैं, इतनी किताबें लिखी जा चुकी है, अब इन पे कुछ नया कहने में नहीं बचा है। हम लोगों का संविधान बहुत बाद में लिखा जा रहा है, और हमारे बाद भी जो देश लिखेंगे संविधान, वो भी उन्हीं बातों को उठाएंगे जिनको हमने उठाया है। साउथ अफ्रीका के देशों ने तो हमारे संविधान को कॉपी करा है, बस उन्होंने एक और लगा दिया, उसमें राइट टू इंटरनेट का लगा दिया है। हमारे संविधान को कॉपी करा, अब हम कहें उन्होंने हमसे कॉपी करा, नहीं यार। जो फ्रीडम के बारे में, जो फ्रीडम के बारे में, इक्वलिटीज के बारे में, जस्टिस के बारे में जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग विचार करते हैं, हम लोग मूल थोड़ा ना सोचते हैं। हम लोगों के पहले जो सोचा जा चुका है, हमने उसको बस भारत के अकॉर्डिंग सार दिया है। और भारत की सबसे बड़ी विजय यह है कि भारतीयों ने अगर उसको कॉपी किया होता ना, तो वहां का संविधान बदला, जर्मनी का संविधान बदला, हमारा भी बदलता। नहीं बदला। मगर क्यों? हमने वो तत्व लिए हैं, मगर उन तत्वों को अकॉर्डिंग टू भारत की सोसाइटी जो है, भारत का समाज है, सोसाइटी है, संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ के लोगों के बिलीव्स है, यहाँ के लोगों का विश्वास है, यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं, हमने उसका पूर्ण रूप से सम्मान किया है, पूर्ण रूप से। जैसे एक किताब पढ़ रहा था, एक मतलब किताब नहीं थी, एक आर्टिकल था, किताब का रिव्यू था, उसमें एक आर्टिकल था, उसमें किताब का रिव्यू था। वो किताब सही लिखती है कि हम लोग अपने यहाँ न्यूजीलैंड की तरह, ब्रिटेन की तरह, अमेरिका की तरह महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार क्यों नहीं देते। कारण है, हम लोगों को देना ही था, क्योंकि हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर, हमारे यहाँ तो नारी का सम्मान किया जाता है, धरती को माता कहा जाता है, नदी जो हमारे जीवन का विकास करती है उनको हम स्त्रीलिंग की संज्ञा देते हैं, पेड़ पौधों में हम लोग अपनी मर्यादा देखते हैं, तुलसी में हम लोग जीवन देखते हैं, गाय जो हमारा पोषण करती है उसको हम स्त्रीलिंग में देखते हैं। और तो और हमारे देवी और देवताओं के साथ, देवता हर जगह देवता है। आप किसी भी धर्म में लो, आप भारत का धर्म छोड़ के ना किसी भी धर्म में लो, सब जगह आपको देवता जो पाएंगे, मेल पाएगा, मनुष्य पुरुष पाएगा। मगर भारतीय संविधान में देवियों का भी वो स्थान है, पार्वती है, अर्धनारीश्वर है, लक्ष्मी जी है, इनको उन्हीं श्रद्धा से पूछा जाता है। तो हम लोग तो पहले ही समानता को मानते थे, समानता तो हमारे खून में है, सम्मान तो नारियों का हमारे खून में है, तो हम भारतीय संविधान में क्यों नहीं इनको सार्वभौमिक मताधिकार देते? हमें तो देना ही था, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय कल्चर इस बात की गवाही देता है। ये है हमारा भारतीय संविधान, उधार का थैला नहीं है यार। वहां से हमने कुछ चीजों को उठाया, उठाने के बाद एज इट इज नहीं रख दिया हमने उसको, हमने उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझा है, भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर उसको पूरा की पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाया है, तब जाके हमने उसको लागू कराया भारतीय संविधान में। अगर हम उसको एज इट इज कर देते तो हमारा संविधान भी टूट जाता है, जैसे जर्मनी का टूटा है, जैसे फ्रांस का संविधान बदला है, हमारा भी हो जाता। मगर नहीं, ना कभी हुआ है, ना कभी ऐसा। तो डियर, आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आज चैप्टर नंबर 3 है, जो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 था। संडे को क्लास होती नहीं है, मगर फिर भी आज संडे को हमने क्लास करी है। कारण क्या कि हमें बहुत जल्दी सिलेबस कवर करना है, यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, और हमारे पास काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जो यूपीएससी में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना चाहते हैं। 3 की तो मैं घोषणा कर चुका हूं, जिसमें से एक में आज मैं तीसरा चैप्टर भी कवर कर दिया है, 2 और बचे हैं। इंडियन इकोनॉमी के 500 MCQ करवाऊंगा, PYQ नहीं करवाऊंगा, नए क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसी के साथ साथ आपको करवाऊंगा, मैं क्या करवाऊंगा,
आप 500 क्वेश्चन पॉलिटी के करवाऊंगा जो एमसीक्यू सीरीज में होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। इसी के साथ साथ पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि एक हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छी थी मेरी उस समय, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में था मैं, उस एंशियंट हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में काफ़ी मैंने वर्कशॉप्स करी थी, और एंशियंट हिस्ट्री में मेरी पर्सनल रुचि भी है, तो उसके अंदर मेरी बहुत अच्छी थी वो। तो उसके नोट्स वगैरह अपडेट किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू डिमांड ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, तो उसको हम लोग बना रहे हैं, वो भी करना है। तो इसलिए हम थोड़ा संडे को भी आज क्लास डाल दी है। इसकी पीपीटी आपको हमारे यूपीएससी, हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे मिल जाएगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा उत्साहवर्धन कीजिएगा। लगता है कि हम लोग दीवार को नहीं पढ़ा रहे, एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।